बोला जाता है बच्चे एक बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, जिसकी परपेचुअल लाइफ है, ठीक है। उसके अलावा उसकी एक अपनी लीगल एंटिटी, ठीक है। कंपनी के ये 3 फीचर बेसिक है जो उसे एक नॉर्मल प्रोपराइटर पार्टनरशिप वगैरह से अलग करते हैं। हालांकि लीगल एंटिटी पार्टनरशिप भी होती है, प्रोपराइटर भी होता है, लीगल एंटिटी का पॉइंट दोनों में ही आता है। वहीं अगर परपेचुअल की बात करें, उसका मीनिंग अगेन जो हमने कल एलएलपी के लेक्चर में पढ़ा था कि एलएलपी में ये देखा था कि परपेचुअल का मतलब होता है जो हमेशा चलता रहे, विच हैज नो एंड, जिसकी कोई एंड नहीं होता। कोई भी मेंबर आएगा, कोई भी मेंबर जाएगा, तब भी वो चलती रहेगी। कंपनी किसी के आने या जाने से खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। ऐसे ही उसे बॉडी कॉर्पोरेट भी कहा जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट इन द सेंस कि वो एक अलग आइडेंटिटी रखती है, ठीक है। वो अपने आप में एक अलग मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो अलग अपनी सिर पे डिसीजन ले सकती है, उसका एक अलग नाम होता है, एक अलग एग्जिस्टेंस होती है। हाँ, बोल सकते हो आप, सेपरेट लीगल एंटिटी ही वर्ड यूज होता है एक्चुअली। मैं तो यहाँ पे हिंट के लिए ही लिख रही हूँ ना, तो सेपरेट लीगल एंटिटी आप बोल सकते हो। इसके अलावा बच्चे कंपनी में अब समझते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि होता क्या है कंपनी में। कंपनी में बेसिकली एक तो हो गया कंपनी। कंपनी के ओनर अगर मैं बोलूं कौन होते हैं, ओनर्स आर शेयर होल्डर्स, ठीक है, जिन्हें हम मेंबर्स भी कहते हैं। इनका नाम कौन सी स्टेज पे क्या होता है वो मैं आज समझाऊंगी। आपने ये भी ध्यान रखना है कि कब इनको मेंबर्स कहते हैं, कब ये शेयर होल्डर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ओनर कौन होता है कंपनी का, शेयर होल्डर। काम कौन करता है या उनका मैनेजमेंट कौन करता है कंपनी की, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ये दो इंसान अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। हो सकता है ए शेयर होल्डर भी है और ए डायरेक्टर भी है, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। पर मिनिमम दो तो हर जगह पे चाहिए चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर एक हो तो उसे ओपीसी कहते हैं, 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। ये भी एक कंसेप्ट आज समझ आ जाएगा। पहले ये समझो कि ओनर अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है। अभी किसी को ओनर बनना है तो ओनर कैसे बनेगा, शेयर्स बाय करके, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अपनी शेयर्स बेचती है। जो जो उसके शेयर्स को खरीदता है उसे कहते हैं कि वो उसका ओनर है, शेयर होल्डर है कंपनी का। अब शेयर्स का भी कंसेप्ट अगर देखें तो शेयर्स को पहले कंपनी फर्स्ट स्टेज पे डिसाइड करती है, दैट मीन्स इशू करती है। कहती है कि इतनी कैपिटल, इतने शेयर्स मैं इशू कर रही हूँ, मतलब मैं 10 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर इशू करूँ, तो उसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख की कैपिटल हो गई, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, इशू कैपिटल का मतलब होता है पहली बार जो कंपनी मंगवा रही है, कंपनी कह रही है कि मेरे शेयर्स खरीद लो। फिर कुछ लोगों को जो वो सेकंड स्टेज में उसका शेयर पसंद आता है, तो हम कहते हैं कि उन लोगों ने हमारे शेयर को सब्सक्राइब कर लिया। जो कैपिटल हमने इशू की है उस कैपिटल को उन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब कर लिया मतलब अप्लाई कर दिया कि हाँ हमें ये आपकी कैपिटल चाहिए, हमने आपके शेयर खरीदने हैं। थर्ड स्टेज में फिर हम करते हैं उन्हें अलॉटमेंट, दे देते हैं शेयर। अलॉटमेंट में 2 केस हो सकते हैं कि या तो वो पार्टली पेड हो सकता है कि जैसे ये 10 रुपए का शेयर खरीदा था, अब अभी तक कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए मांगे हैं। कई बार कंपनी खुद ही कम पैसे मांगती है, नहीं कुछ ज्यादा नहीं बढ़ाया सो, बस ये बेसिक ही डिस्कस करें कि जैसे अलॉटमेंट हो जाती है तो कंपनी कुछ जितने पैसे मांगती है, अगर तो वो 10 के 10 मांग लेगी तो हम कह देंगे फुली पेड है, कि 10 के शेयर है, 10 की फेस वैल्यू है शेयर की और 10 रुपए ही मिल चुके हैं। पर अगर वो थोड़ा कम मांगती है तो हम कहेंगे पार्टली पेड शेयर है। पार्टली पेड शेयर का मतलब अभी 2 रुपए आने पेंडिंग है, 2 रुपए अभी पेंडिंग है। और ये ध्यान रखना हमेशा ये 2 रुपए ही एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी होती। अब अगर शेयर फुली पेड अप है तो शेयर होल्डर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं। अगर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कभी अराइज हो सकती है तो इट कैन बी मैक्सिमम अप टू 2 रुपीज, जितना अनपेड रह जाता है। तो कहीं पे भी मैं वर्ड बोलूंगी ना अनपेड, समझ जाना कि 10 का शेयर था, 8 रुपए आ गए, जितने रह गए आने वाले उनकी बात चल रही है कि दे आर अनपेड, ठीक है। शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। शेयर कैपिटल में एक तो पहले हम
कंपनी डिसाइड करती है कि इशू कितनी करनी है, ठीक है, फिर उसको कोई और शेयर होल्डर सारे आके सब्सक्राइब करते हैं, कहते हैं कि हाँ हम अप्लाई कर रहे हैं आपके शेयर्स लेने के लिए, फिर कंपनी उन्हें शेयर दे देती है। अब शेयर जब दिए जाते हैं या तो उसका पूरा पैसा मिल जाता है या थोड़ा पैसा मिलता है। जब पूरा पैसा मिल जाता है तो वो फुली पेड कहलाते हैं, जब थोड़ा मिलता है तो उसे बोलते हैं पार्टली पेड शेयर, ठीक है। तो यही एक चीज है बेसिकली ओवरऑल जो हमने दिमाग में रखनी है। अभी कंपनी एक्ट जो है बच्चों, उसने कंपनी का मीनिंग ये बोला है कि कम को बोला जाता है विद, मतलब टुगेदर। कंपनी मतलब ब्रेड और मिल्क, मतलब एक साथ मिलके जब कोई मील्स टुगेदर अर्न कर रहा है, मतलब काम करके पैसे कमा रहा है, तो उसे कहेंगे कंपनी, ठीक है। ऐसी कोई अगर मैं बोलूं कि इसको लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, आप जस्ट सिंपल डेफिनेशन यही लिख के आना, ठीक है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन ऑफ कंपनी देखिए बच्चे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, इजी रहेगा याद करना ना, 2 सबसेक्शन 20 कोई ज्यादा टफ नहीं लग रहा देखने में, याद रखना कि दिस इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। एज पर द कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, वही जैसे एलएलपी की डेफिनेशन थी कि एलएलपी उसको कहते हैं जो एलएलपी एक्ट के अंदर बनती है, ऐसी कंपनी उसको कहते हैं जो कंपनी एक्ट के अंदर बनती है, मतलब उसे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया, उसको रजिस्टर करवाया गया। या फिर अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ, इस वर्ड का मीनिंग क्या है बच्चे, जब 2013 में नया एक्ट आया था, उससे पहले चलता था 1956 वाला एक्ट, पुराना एक्ट था। तो कई कंपनीज होंगी जो 2013 से पहले बनी होंगी, आज तक चल रही हैं, जैसे टाटा की बात कर ले, वो तो बहुत टाइम से बनी हुई है। उसकी बात कर ले, रिलायंस की बात कर ले, बहुत पुरानी बनी हुई है, तो वो तो नहीं 2013 में रजिस्टर हुई होगी, उससे पहले रजिस्टर्ड है। तभी ये वर्ड यूज किया गया कि या तो वो कंपनी एक्ट आने के बाद रजिस्टर हुई हो या पुराने कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुई हो, दोनों का हम कंपनीज कह रहे हैं, 1956 वालियों को भी और कंपनीज जो 2013 के बाद बनी है उनको भी। It may be noted that term company shall be used in the sense as defined for the entire company act unless the context otherwise, कि the कंपनी का मीनिंग ही वही है जैसी वो कंपनी है, जैसी वो कंपनी वैसा उसका मीनिंग बन जाता है, मतलब टाइप्स ऑफ कंपनी के हिसाब से उसका मीनिंग निकाल सकते हो, ठीक है। अभी बच्चे यहाँ पे ये कुछ लॉ के एप्लीकेशन के बारे में लिखा है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेरे से एक बार सुन लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्ट है ये कहाँ अप्लाई होता है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी, मतलब हर उस कंपनी पे जो 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग बनी, दोनों को हम कहेंगे कि ये कंपनी ही है, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी भी आती है, ठीक है। पर अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 को तोड़ती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं बनी, मतलब ये उसकी बात चल रही है कि जिसपे कोई और अदर लॉ भी अप्लाई होता है, मतलब कंपनी एक्ट तो अप्लाई होता ही होता है, इसके साथ कोई और लॉ अप्लाई होता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज पे इंश्योरेंस एक्ट अप्लाई होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर वो आती है, आईआरडीए उन्हें रेगुलेट करता है कि वो कैसा काम करते हैं कैसा नहीं, उनके अकॉर्डिंग अगर वो कंपनी इनकंसिस्टेंट मतलब इरेगुलर है, कोई काम गलत कर दिया, तो वो भी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी नहीं कहलाई जा सकती, ठीक है। ऐसे ही बैंकिंग कंपनी भी कंपनीज होती है, सिर्फ अगर वो बैंकिंग एक्ट की सारी चीजों को फॉलो करती है, अगर नहीं फॉलो करती, इनकंसिस्टेंट है, तो उसे हम बैंकिंग कंपनी नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कहीं कोई कंपनी है वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, बनाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे भी हम कंपनी कहते हैं, ठीक है। वही अगेन एक्सेप्ट अगर वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को ही पूरा नहीं करती तो वो कंपनी एक्ट में भी कंपनी नहीं बन सकती, उसको उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ कंपनी, ठीक है। एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, तो कोई भी और किसी एक्ट में किसी को कंपनी बोला जा रहा है और वो उस एक्ट को फॉलो ना करे तो वो हमारे लिए भी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन ये कहती है कि हर कंपनी जो 2013 या फिर 1956 के अंदर बनी हुई है, ठीक है, उसे कहते हैं नॉर्मल कंपनी, ठीक है, वो कंपनी है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनी, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाली कंपनी या कोई और स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हुई कंपनी भी कंपनी है, बस वो जिस एक्ट के अंदर बनी हुई है उसको ना तोड़, तो उनके खुद के एक्ट भी वो फॉलो करती हो तभी वो हमारे लिए कंपनी कहलाएंगे, ठीक है।
Such body corporate incorporated by any act for the time being in force, the central government may by notification specify in this behalf subject to such exception। कहते हैं और भी बहुत सारी कंपनी हो सकती है जिसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कि ये भी कंपनी है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी एक कंपनी है जिसके यहाँ पे गोडाउन्स होते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे एक सरकार का अनाज पड़ा होता है, तो FCI वहां पे वो भी फूड कंपनी, उसे भी कंपनी के डेफिनेशन में डाला गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारी सारी सड़कें वगैरह बनाते हैं वो भी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसे भी कंपनी बोला गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कंपनी बोल देगा वो भी कंपनी, ठीक है। तो बस ध्यान रखना किसको कंपनी बोलेंगे, जो कंपनी एक्ट में बना, ठीक है, या फिर ये इन एक्ट में बना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, उसके साथ में अगर उसे सरकार ने नोटिफाई किया है, ठीक है, या वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, वो सारी कंपनीज ही होती है। आगे बच्चे, अभी इस चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं, ये ध्यान रखना, इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ना ये वाला चैप्टर। और अगर मैं बोलूं करेक्टरिस्टिक्स की बात, तो करेक्टरिस्टिक्स पे थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है, ठीक है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब कंपनी होती कैसे है, जैसे ये तो अब पता चल ही गया, ये तो सबको समझ आई गया कि सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है। जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे ना आगे जाके इंटर में जाके, तो टेक्स्ट में भी डेफिनेशंस में कहते हैं कि टेक्स्ट में असेसी वर्ड यूज होता है। असेसी का मतलब है एक पर्सन, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मतलब ऐसे कुछ नाम है। तो वो सबको रिकॉग्नाइज किया गया, दे आर डिफरेंट पीपल। मतलब एक आम इंसान रिटर्न भरता है तो वो अलग बात है, एक कंपनी रिटर्न भरती है तो वो अलग बात है। इवन कंपनी के लिए फॉर्म भी अलग है रिटर्न फाइल करने का, ठीक है। तो उसकी एक अलग पर्सनैलिटी, एक अलग शख्सियत है उसकी लॉ की आंखों में, कि लॉ उसे अलग समझता है। Thus a company has got an entity which is separate from its member, तो उसके मेंबर अलग है और कंपनी अलग है, उन दोनों को हम एक नहीं समझ सकते। जैसा हम पार्टनरशिप में कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि पार्टनरशिप और पार्टनर एक ही बात है, पर कंपनी में कंपनी और मेंबर्स एक बात नहीं है। And since this separate entity concept is conferred by law, it is said that a company has got a separate legal entity। इसीलिए कहते हैं कि लॉ की नजरों में वो क्या होती है, एक तरह से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। ये केस अभी नहीं पढ़ना है, इस केस में मैं बाकी अभी आपको नहीं पढ़ा रही, पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे। इसमें जस्ट जो देखने वाली बात है ना वो समझो। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब बाहर का केस है, वहां के जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहते हैं, वहां पे उनपे उस टाइम पे हाउस ऑफ लॉर्ड कहते थे। उन्होंने ये हेल्ड किया था कि कंपनी और मेंबर्स अलग अलग है, ये डिसीजन उन्होंने लिया था। उन्हीं के डिसीजन से आगे सब लोग इस चीज को ही होल्ड अप करके चलते जा रहे हैं, सब कंट्रीज उसके डिसीजन को फॉलो करती है, यूसी को लेके डिसीजन है। अभी इसका केस नहीं मैं पढ़ा रही, ठीक है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीजों को। सेकंड पॉइंट है बच्चे लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी अगेन वही जो एलएलपी में मीनिंग था, क्या मीनिंग होता है इसका, कि आपकी लायबिलिटी कम है। वही चीज जो मैंने आपको समझाई कि लायबिलिटी अगर है भी शेयर होल्डर्स की तो कितनी है, जितना उनका पेंडिंग है शेयर का पैसा देने वाला। 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए दे चुके हैं, 2 रुपए जो रहता है बस वही उसकी लायबिलिटी है, द पेंडिंग पेमेंट, ठीक है, सिर्फ वही लायबिलिटी है उनकी। तो वही लायबिलिटी के पॉइंट पे है। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अब ये चीज का ध्यान रखना, टाइप ऑफ कंपनीज आगे पढ़ना है, तो ये यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है तो यही वाला वर्ड समझा देती हूँ, ठीक है। कंपनीज बच्चे, कंपनी में कुछ कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर, मतलब उसमें लोग शेयर होल्डर्स बनते हैं, शेयर खरीदते हैं, शेयर के बदले में पैसे देते हैं और हमारे शेयर होल्डर बन जाते हैं, ठीक है। कई बार होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, कि वो हमें शेयर्स के पैसे नहीं दे रहे, गारंटी दे रहे, वो कह रहे कि जब आपको पैसे चाहिए होंगे तब मांग लेना मेरे से, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी एक कंपनी होती अनलिमिटेड कंपनी भी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी वाला पॉइंट 3 तरह से पढ़ाया गया, अपने 3 ही तरह से लिख के आना। पहले लिखना है वो कंपनी जो लिमिटेड लायबिलिटी वाली है, दूसरा लिखना है वो कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है, ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स, यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी। फिर तीसरी वो कंपनी जो अनलिमिटेड कंपनी,
ठीक है, 3 नाम से आपने डेफिनेशन दे दी। पहली की अगर बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है डेट्स ऑफ अ कंपनी इन टोटलिटी, मतलब जितना भी उधार है, जितना भी लोन है कंपनी पे, डू नॉट बिकम द डेट ऑफ शेयर होल्डर। वो कंपनी का ही लोन है, वो शेयर होल्डर्स का लोन नहीं है। शेयर होल्डर अपने पर्सनल एसेट से, अपने पर्सनल पैसों से वो लोन वापस नहीं करेंगे। The liability of the member of company is limited to the extent nominal value of share held by them. ज्यादा से ज्यादा कहते जो आपने पैसा मांगना भी है ना किसी से, वो उतना ही मांगना है जितने के उनके शेयर है, जैसे 10 रुपए ज्यादा से ज्यादा। इन नो केस कहते अगर आपने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि 10 रुपए ही मांगने हैं, तो शेयर होल्डर बास टू पे एनीथिंग मोर देन अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, तो वो बस उतने पैसे देंगे, जैसे हमारी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 2 रुपए रहते हैं, कहते सिर्फ अनपेड वाली वैल्यू देंगे। अब अनपेड वर्ड समझ में आ गया, तभी मैंने वो पेड अप वाला कंसेप्ट समझाया। पेड अप का मतलब जितने पैसे दे दिए, अनपेड का मतलब जितने रह गए। तो ज्यादा से ज्यादा वो 10 रुपए जितने का शेयर है, और कम से कम 2 रुपए तो देने पड़ेंगे। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, उसमें लाइबिलिटी शेयर होल्डर की कोई नहीं होती, सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी है जितने के उनके शेयर हैं। या फिर अगर उन्हें पूछा जाए, उन्हें उनपे दबाव डाला जाए, आपने कहीं पे एग्रीमेंट में नहीं लिखा, तो सिर्फ उन्होंने पैसे देने हैं 2 रुपए जितने अनपेड। वही अगर मैं बात करूं लिमिटेड बाय गारंटी की, तो मेंबर्स बस उस गारंटी के लिए लाइबल है कि जब उन्होंने बस ये वादा किया होता है हमें अपना मेंबर बना लो, जब भी आप लिक्विडेशन में जाओगे, जैसे अभी हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था ना डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप बंद होती है तो उसे डिसोल्यूशन कहते हैं, ऐसे कंपनी बंद होती है तो उसे लिक्विडेशन कहते हैं कि कंपनी अब बंद हो रही है। जब कंपनी लिक्विडेशन की पोजीशन में जाती है, तब जिस शेयर होल्डर ने जितने पैसों की गारंटी दी है, वो तब उतने पैसे पे करेगा, उससे पहले उसे वो पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी कंपनी है, थर्ड पॉइंट, जो अनलिमिटेड है, द लाइबिलिटी भी फिर उस मेंबर्स की अनलिमिटेड है, जैसे पार्टनरशिप में होता है, फिर उन मेंबर्स को अपने पर्सनल एसेट बेच के भी पैसे देने पड़ेंगे। हाँ जी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी हियर मींस शेयर होल्डर। मैंने तभी ये स्टार्टिंग में ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट इसलिए बताने की कोशिश कर रही थी कि शेयर होल्डर्स को मेंबर्स भी कहते हैं, जो काम करते हैं उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स याद रखो, मेंबर्स और शेयर होल्डर एक ही बात है। लास्ट लाइन, इन नो केस कैन द शेयर होल्डर बास मतलब मजबूर किया जाए, मतलब मिनिमम से मिनिमम वो इतना ही देंगे 2 रुपए। ठीक है, कि उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता इससे ज्यादा पैसे देने पे। तभी किया जा सकता है अगर उनसे पैसे लिए ही नहीं गए, मतलब पूरे पेड ही नॉन, पूरे शेयर्स ही नॉन पेड है, शेयर्स पे कोई पैसा नहीं आया, तभी वो 10 रुपए देंगे। अगर उन्होंने पहले 8 रुपए दे दिए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे। अभी अगला पॉइंट देखो बच्चे, परपेचुअल सक्सेशन इजी है, कल भी पढ़ा है। क्या है परपेचुअल सक्सेशन? जो बंदा कभी मरता नहीं है, मतलब मेंबर्स आते जाते रहेंगे, मेंबर्स को छोड़ना है, कंपनी छोड़ दे, कोई नया मेंबर आ जाएगा उनकी जगह, कभी भी कंपनी बंद नहीं होती। सिर्फ एक ही इंसान है जो कंपनी को बंद कर सकता है, वो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC। उस पे उसके पास एप्लीकेशन डालोगे, या उसको अगर लगेगा आपकी कंपनी अच्छी नहीं है तभी बंद करेगी, अदरवाइज कंपनी हमेशा के लिए चलती रहती है। आगे बच्चे सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी अगेन वही कंसेप्ट है जो हमने LLP पार्टनरशिप में भी पढ़ा था, कि वो अपने नाम पे कोई जगह, वो अपने नाम पे कोई बिल्डिंग, अपने नाम पे कोई एसेट खरीद सकते हैं, वैसे ही कंपनी भी अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है। ठीक है, और जो भी वो चाहे, चाहे उसका वाइंड अप हो रहा है, चाहे लिक्विडेशन हो रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को उसी के लोन पे करने के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को मेंबर से ये नहीं कह सकते हमारी प्रॉपर्टी, मतलब मेंबर डज नॉट इवन हैव अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, मतलब उस प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस तक नहीं मेंबर करवा सकते, इंश्योरेंस भी कंपनी को ही मिलेगी, मेंबर्स को नहीं मिल सकती। ठीक है, ये केस पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस। ठीक है, मैकओरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मतलब ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, और ये कंपनी के उसका नाम है क्या बोल सकते हैं उसे, शेयर होल्डर का नाम है MWOS, मतलब मैकओरा was the holder of nearly all the share, कहते हैं 90% से भी ज्यादा शेयर उसी के पास है, एक्सेप्ट वन ऑफ अ टिम्बर कंपनी। ठीक है,
एक शेयर छोड़ के कहता 99% शेयर एम के पास है, टिम्बर कंपनी है कोई, उसके 99% शेयर एम के पास है। ही वॉज ऑल्सो अ सब्सटेंशियल क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, इवन वही इंसान है जिससे कंपनी सारी परचेज भी करती, मतलब कंपनी को वो अपने किसी और पर्सनल बिजनेस से सामान बेचता है तो कंपनी ने उसी के पैसे वापस भी करने हैं। He insured the company's timber in his own name. उसने क्या किया, कंपनी के नाम की इंश्योरेंस करवा ली अपने नाम पे, कि खुद के नाम पे, मतलब कंपनी को कि अगर किसी प्रॉपर्टी को कुछ हो जाता है तो पैसे एम को मिलेंगे, ऐसी इंश्योरेंस करवा ली उसने। द टिम्बर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अब वहां पे मतलब आग लग गई, सामान खराब हो गया। एम क्लेम्ड द लॉस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, एम चला गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, ये लो मेरे डॉक्यूमेंट्स, मुझे क्लेम दे दो, पैसे दे दो, मेरे यहाँ आग लग गई। फिर इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में ये फैसला आया था कि इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लायबल टू एम, कि एम ने जो इंश्योरेंस करवाई थी दैट वाज नॉट ओके, वो नहीं करवा सकता था। ए शेयर होल्डर कैन नॉट इंश्योर द कंपनी प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम, अपने नाम पे नहीं करा सकता था, यही गलती की उसने। अगर इंश्योरेंस करवानी थी तो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी का ही नाम लिखता कि कंपनी को पैसे मिलेंगे अगर कंपनी का कोई एसेट खराब हो गया, वो खुद को पैसे नहीं दिलवा सकता, वो लड़ा होगा, वो कहता होगा सारी कंपनी 99% मेरे नाम पे है तो मैंने अपने नाम पे ले ली इंश्योरेंस तो क्या होता, पर इंश्योरेंस कंपनी कहती है ये रूल है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट तक वो नहीं रख सकता। इफ ही इज द ओनर ऑफ ऑल और मोस्ट ऑफ द कंपनी शेयर, तब भी चाहे वो 99% ओनर है चाहे वो 50% ओनर है, तब भी वो उसको अपने नाम पे इंश्योरेंस नहीं ले सकता। ठीक है, आगे बच्चे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे कि पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनर्स अपना शेयर किसी को अगर बेचना चाहते हैं तो उन्हें हर किसी से यूनैनिमस ओपिनियन लेना पड़ता था, मीटिंग होती थी, डिसाइड होगा, तभी जाके वो अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर पाएगा। पर कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं है, कंपनीज में आपके पास 10% शेयर है, चाहे 80% शेयर है, चाहे 5% शेयर है, आपके शेयर किसी को देते वक्त आपको किससे पूछने की जरूरत है। सो द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स लाइक शेयर। कहते अगर कंपनी ने सोचा मैंने 1 लाख कैपिटल रखनी है, 1 लाख पैसे लगा लेनी है मैंने लोगों से बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो कहते उसकी ना एक फिक्स नंबरिंग हो जाती है, जैसे 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से। तो ये क्या है, एक तरह की, ये जो 10,000 है इसको बोला जाता है शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। कहते कंपनी की कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइडेड होती है, और शेयर्स क्या है, एक तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चीज हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी डेफिनेशन में पढ़ी थी गुड्स की, कि इक्विटी शेयर गुड्स के डेफिनेशन में कवर होते हैं, उन्हें मूवेबल समझा जाता है। ठीक है, और उनको आप जैसे चाहो किसी को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफर करने का मतलब बेच सकते हो, आपने अपने शेयर किसी और को बेच दिए, जो लोग शेयर मार्केट में करते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। सो नो शेयर होल्डर इज परमानेंटली और नेसेसरली वेडेड टू द कंपनी। वेडेड का मतलब किसी की शादी नहीं हुई है कंपनी से कि वो कभी जा ही नहीं सकता उसे छोड़ के, परमानेंटली हमेशा उसी के साथ रहेगा, नहीं, उसकी मर्जी है तो वो अपने शेयर किसी और को बेच सकते। इट मे बी नोटेड दैट दिस राइट ऑफ शेयर होल्डर इज रिस्ट्रिक्टेड, पर ये प्राइवेट कंपनी पे लागू नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में अगर किसी ने अपने शेयर किसी को देने हैं तो उसे सभी शेयर होल्डर से एक रेजोल्यूशन पास करा के, अगर तभी अगर एमओए होता है, बच्चे एक आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा एमओए क्या होता है, वो परमिशन देता हो तभी आप बेच पाओगे, नहीं तो नहीं बेच पाओगे। तो जब भी किसी कंपनी का एमओए बनता है उसमें लिखा जाता है कि शेयर होल्डर अपनी वजह से शेयर बेच सकता है या नहीं बेच सकता। पब्लिक कंपनी में तो हमेशा बेच पाएगा। पब्लिक कंपनी उसे कहते हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके शेयर मार्केट में बिकते हैं। तो ऐसी कंपनी के शेयर तो बने ही बिकने के लिए, बाहर कोई ना कोई खरीद बेच रहा है, अब किसी से पूछ के बेचेंगे तो फिर कौन खरीदेगा शेयर। इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, पब्लिक पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ प्राइवेट कंपनी पे ही शेयर ट्रांसफर को लेकर रिस्ट्रिक्शन। आगे बच्चे कॉमन सेल। कॉमन सेल का पॉइंट कल भी हमने एलएलपी में किया है। कॉमन सेल का मतलब क्या होता है कि जो जिससे हम कह तो रही है वो एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, पर वो अपने डिसीजन कैसे लेंगे। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन, अपना डिसीजन किसी को कैसे बताएगा कि ये डिसीजन मैंने लिया, वो अपना डिसीजन लेते हैं कॉमन सेल के थ्रू, मतलब एक स्टैंप के थ्रू। जहां पे वो स्टैंप लग जाती है तो ये अज्यूम किया जाता है कि कंपनी ने वहां पे साइन कर दी। ठीक है, क्योंकि कंपनी की कहते कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इट मस्ट एक्ट थ्रू एजेंट, उसे अपने एजेंट्स के थ्रू काम करना पड़ता है। एजेंट्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके बिहाफ पे कहीं पे सील लगा दे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके बिहाफ पे कहीं पे साइन कर दे, तो ये माना जाएगा कंपनी ने साइन किया। ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी मस्ट बी अंडर द सील ऑफ द कंपनी, हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे उसी की स्टैंप लगनी चाहिए। कॉमन सील एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर, वो क्या माना जाता है, कंपनी का सिग्नेचर माना जाता है। कंपनी एक्ट आया था बच्चे 2013 में, फिर एक बार जब एक्ट बन जाता है ना तो उसके बाद उसमें कुछ भी चेंज करना हो तो उसके लिए अमेंडमेंट्स निकालनी पड़ती है। कि एक्ट तो एक बार ना एक जैसे वो कहते हैं ना ग्रंथ होता है, लिखा जाता है, उस ग्रंथ में हम चेंजेस नहीं कर सकते, उसकी रीप्रिंटिंग नहीं होती। वो कहते हैं कि इसमें जो चेंज करना है ना अमेंडमेंट्स में करो। तो कंपनी की एक्ट 2013 आने के बाद 2015 में उसमें अमेंडमेंट्स की गई थी, चेंजेस किए गए थे। उन चेंजेस में से एक चेंज ये भी था कि हैज मेड द कॉमन सील ऑप्शनल, कि कॉमन सील को एक तरह से ऑप्शनल बना दिया गया। ठीक है, optional the words and a common seal from section 9 so as to provide an alternative mode of authorization for company who opt not to have a common seal। कहते पहले एक्ट में 2013 में लिख दिया गया था कि कॉमन सील के बिना किसी डॉक्यूमेंट को ये नहीं माना जाएगा कि ये कंपनी ने साइन किया। पर अब हर कोई इंसान हमेशा सील जेब में लेके नहीं घूम सकता, तो हो सकता है कोई ऐसा रीजन रहा होगा जिसकी वजह से बाद में चेंजेस करने पड़े और उन्होंने ये कह दिया कि कॉमन सील ऑप्शन है आपके पास, आप नहीं भी लगाना चाहो चाहे ना लगाओ, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी साइन कर देंगे तो चल जाएगा वो डॉक्यूमेंट। So rationale for this amendment is that common seal is seen as a relic of medieval time। तो एक तरह से ना मिडीवल के जब आपको लगता है कि अब जरूरी है, जरूरत पड़ गई है लगाने की सील, तभी लगाओ, अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं। This amendment provides that document which need to be authenticated by a common seal will be required to be so done। कहते जिस पे तो जरूरी आपको लगता है कॉमन सील लगानी चाहिए लगाओ। ओनली इफ कंपनी ऑप्ट्स टू हैव अ कॉमन सील, अगर आप कॉमन सील लेना चाहते हो, एक तरह की बच्चे वो आयरन स्टैंप होती है, ठीक है, लोहे की स्टैंप होती है, और वो ना ऐसे जैसे किसी चीज के ऊपर ऐसे जोर से लगती है तो वो पीछे को नहीं चला जाता पेज, थोड़ा ऐसे दब्बे दब्बे से पड़ जाते हैं पेज से, जहां से वो ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं, वो होती नहीं एक उभरा उभरा सा सरफेस हो जाता है, ऐसे वो ना जहां पे लगाते हैं उसके पीछे वाला सरफेस थोड़ा उभरा उभरा सा हो जाता है, उसे कॉमन सील बोलते हैं, वो आयरन स्टैंप होती है एक तरह की। ठीक है, तो यहाँ पे दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड दैट डॉक्यूमेंट विच नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय कॉमन सील विल रिक्वायर टू बी डन ओनली अगर कंपनी चाहे तो। इन केस कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, कंपनी ने नहीं ली कॉमन सील, द ऑथराइजेशन शैल बी डन बाय 2 डायरेक्टर। कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे तब मानेंगे कि कंपनी ने साइन किया, मतलब एक डायरेक्टर का साइन भी नहीं चलेगा, दोनों का चाहिए। या फिर एक डायरेक्टर है और दूसरा कंपनी सेक्रेटरी पता ना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हो, कई बच्चे कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी करते हैं, उनका तो काम ही ज्यादा कंपनीज के साथ डील करना होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोफेशनल और एक डायरेक्टर अगर एक जगह पे साइन कर देंगे तो उसे भी हम मानेंगे कि वो कंपनी के द्वारा साइन किया डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वेदर द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी हर कंपनी के लिए रखना जरूरी नहीं होता, कुछ टर्नओवर का क्राइटेरिया कि इतनी टर्नओवर से ज्यादा होगा तभी आपने कंपनी सेक्रेटरी रखना है, अदरवाइज रखने की जरूरत नहीं। तो 2 डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी जहां पे भी साइन कर देंगे माना जाएगा कंपनी ने साइन किया। ठीक है, वो क्या होगा सबका। आगे बच्चे कैपेसिटी टू स्यू एंड कैन बी स्यूड, वेरी सिंपल पॉइंट, एक लीगल एंटिटी है वो, कोई चाहे उस पे भी केस कर सकता है, वो चाहे तो वो भी किसी और पे केस कर सकती है। इसके अलावा अगला पॉइंट है सेपरेट मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है कि ओनर अलग है, मैनेजमेंट अलग है। ओनर को मिलता है अपने शेयर्स के बदले में डिविडेंड, डिविडेंड भी डिसाइड किया जाता है देना या नहीं देना ऑप्शनल होता है। मैनेजमेंट को मिलता है अपने काम के बदले में सैलरी, उसे कहते हैं डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। मैनेजमेंट अलग काम करता है, ओनर अलग काम करता है। ओनर का एक ही काम होता है, जब डिसीजन लेने होते हैं तब वो वोटिंग करने आते हैं एजीएम में। ठीक है, इसके अलावा वो पैसे देते हैं। ठीक है, वही मैनेजमेंट की बात करें वो डेली का सारा काम वही करेंगे। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में ड्राइव प्रॉफिट, कहते हैं मेंबर्स ऑफ कंपनी आते हैं सिर्फ प्रॉफिट लेने विदाउट बीइंग बर्डन विद द मैनेजमेंट, पर उन्हें कंपनी चलाने की जरूरत नहीं। कंपनी इज एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेजर बाय इट्स ओन मैनेजरियल पर्सोनल, उसके पास अपनी मैनेजमेंट होती है। मैनेजरियल पर्सोनल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अपने एक अलग ही स्टाफ है उसका काम करने के लिए। ठीक है,
आगे बच्चे वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट का मतलब होता है कि कई बार हम किसी पब्लिक गोल के लिए, सबका एक ही गोल होता है, चाहे प्रॉफिट कमाना है या नहीं कमाना है, जो भी दिमाग में होता है उस काम के लिए, प्रॉफिट्स के लिए शेयर होल्डर जब एक कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसे कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से स्टार्ट करे। जैसे हमेशा जब भी कंपनी बनती है ना बच्चे, उससे ना पर्पस पूछा जाता है, आपकी कंपनी का पर्पस क्या है। जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आप बोलोगे हम मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है। आप एक हॉस्पिटल हो तो आप बोलोगे हम हेल्थ केयर वाली कंपनी है। अगर आप एक स्कूल हो तो आप बोलोगे हम एजुकेशन वाली कंपनी है। ठीक है, तो जो भी आपका गोल है वो सबका एक गोल होना चाहिए और वो सब मिलके उस गोल की तरफ प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। मतलब वो स्टार्ट क्यों करते हैं कंपनी, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है, बस बच्चे ये नो ही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट क्या था, सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी की। दूसरा पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी होती है कि अगर वो शेयर वाली कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो उसे वहां पे उतने ही पैसे देने उसके शेयर होल्डर्स को जितना अनपेड रह गया। वही अगर बात करें गारंटी की वाली कंपनी है तो जब लिक्विडेशन का टाइम आएगा जितने पैसों की गारंटी दी है वो उतने पैसे दे देंगे। ऐसे ही अनलिमिटेड कंपनी की उनकी लाइबिलिटी की कोई सीमा नहीं है, जितने पैसे कंपनी के ऊपर उधार होगा वो सारा अपने पर्सनल एसेट से भी चुका के देंगे। ऐसे ही परपेचुअल सक्सेशन का तो हमेशा चलती जाती है। सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज उसके अपने नाम पे होती है, वो अपने नाम पे ही उसकी इंश्योरेंस लेगा, मतलब कोई भी शेयर होल्डर उसके बिहाफ पे इंश्योरेंस नहीं ले सकते। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर के शेयर होल्डर्स के पास पूरा राइट है वो अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर करे। सिर्फ प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें शेयर ट्रांसफर पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा जा सकती है। आगे कॉमन सील, जहां पे भी उसने अपनी बात करनी है, कहना मैंने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किया, वहां पे उसकी सील लगनी जरूरी है। पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में बोला गया था कि अगर आपकी मर्जी है तो आप सील मत लगाओ। बस जहां पे सील नहीं लगी हुई वहां पे 2 डायरेक्टर्स के साइन या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन बहुत जरूरी है। इसके अलावा कंपनी पे कोई केस भी कर सकता है, कंपनी भी किसी पे केस कर सकती है। और कंपनी की ओनरशिप और काम करने वाले बंदे अलग अलग होते हैं। इसके अलावा कंपनी क्या एक तरह का वॉलंटरी एसोसिएशन है प्रॉफिट का, कि सब मिलके एक मकसद के लिए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अभी बच्चे आगे पॉइंट्स है, अब आ रहे हैं अलग अलग तरह के पॉइंट्स। ये दोनों बस छोटे से एक नोट्स टाइप पॉइंट है। पहली बात, क्या हम कंपनी को सिटीजन बोल सकते हैं? क्या कंपनी को ऐसा बोल सकते हैं ये इंडियन कंपनी है और ये फॉरेन कंपनी है? बच्चे उसकी रेजिडेंसी हो सकती है कि वो कहाँ रहती है, रेजिडेंसी का मतलब रहती का है, पर वो कहाँ की सिटीजन है ये नहीं कहा जा सकता। उसकी नेशनैलिटी क्या है ये नहीं बोला जा सकता कि कंपनी कोई नेशनैलिटी नहीं होती। ठीक है, वो लीगल पर्सन जरूर है, वो रहती जरूर हो सकती है कहीं पे। रहती वर्ड में क्यों यूज कर रही हूँ कि उसका हेड ऑफिस होगा, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहते हैं, वैसे उसे हेड ऑफिस नहीं बोलते, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से वो काम करती है तो कहते हैं रहती का है, मतलब कहाँ से काम चल रहा है उसका। ये जरूर हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, पर नेशनैलिटी मतलब ये नहीं कह सकते कि वो सिटीजन बन गई इंडिया का, मतलब वो वोट देने जाएगी, उसको अगर कोई वो होती है ना आरटीआई फाइल करनी होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो फाइल कर सकती है। तो इट्स कुछ चीजें होती है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को अलॉड है, वो सिटीजन नहीं होगी। हाँ, उसे हम इंडिया की कंपनी कह सकते हैं। अब क्यों कब बोलेंगे उसे वो इंडिया की कंपनी, अगर उसका ऑफिस इंडिया में और वो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है तभी बोलते हैं वो इंडिया की कंपनी है, पर वो सिटीजन नहीं होती। तो जितने भी जुडिशियल डिसीजन होते हैं वो एक सिटीजन की तरह नहीं लिए जाते, ऐसे लिए जाते हैं कि इंडिया की कंपनी है। जैसे हम कह सकते हैं कि वो इंडिया की रेजिडेंस है, इंडिया की नेशनैलिटी है उसके पास, ये नहीं बोल सकते कि इंडिया का सिटीजन है। ठीक है, आगे बच्चे लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल का पहले मैं एक नाम लिखवा रही हूँ। कॉर्पोरेट वेल की डेफिनेशन ऐसे समझना कि कोई पर्दा है, एक पर्दा है किसके बीच में, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच में एंड कंपनी के बीच में। कंपनी चला कौन रहा है बच्चे, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर मिलके, शेयर होल्डर के कहने पे डायरेक्टर काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी और कंपनी के काम करने वाले बंदे, कई लोग ऐसा समझते हैं कि कंपनी वही कर रही है ना जो आप कर रहे हो। जैसे मान लो कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसे सेल करने का, ठीक है, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कंपनी का डायरेक्टर कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो,
आपने कंपनी के नाम पे नोटिस निकाल दिया उस बंदे को, हम नहीं आपको सेल करे, तो वो बंदा कहेगा कि ये डिसीजन कंपनी कैसे ले सकती है, कंपनी का दिमाग थोड़ी है, कंपनी की सोच थोड़ी है। कंपनी की सोच कौन से लोगों की सोच होती है? डायरेक्टर्स की सोच। जो डायरेक्टर डिसीजन ले रहे हैं वही कंपनी का डिसीजन माना जाता है। पर डायरेक्टर हमेशा ये कह के बच जाते हैं कि कंपनी तो जी सेपरेट लीगल एंटिटी है, हमने डिसीजन नहीं लिया, कंपनी ने डिसीजन लिया। अब ये चीज कई जगह पे मान्य भी मानी जा सकती है, कोर्ट मान लेती है, कई जगह पे कोर्ट नहीं मानती। कोर्ट कहती है कि ये क्या बकवास है, आपने डिसीजन लिया तभी कंपनी के नाम पे वो डिसीजन छपा है, डिसीजन की अथॉरिटी तो आप ही के पास है। तो ये चीज जब भी कही जाती है कि कंपनी अलग है, कंपनी के डायरेक्टर अलग है, जो डायरेक्टर ने डिसीजन लिया वो ऐसा माना जाएगा कि डायरेक्टर ने ही डिसीजन लिया, कंपनी ने डिसीजन नहीं लिया। उसे कहते हैं कि उनके बीच का पर्दा उठा दिया जाता है। कभी कभी वो पर्दा लगा के रहने देते हैं, कभी कभी वो पर्दा उठा देते हैं। अब पर्दा लगा कब रहता है? तब उसे कहते हैं द कॉर्पोरेट वेल। जब उठाते हैं तो उसे कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, कि पर्दा उठा दिया, पर्दा पियर्सिंग कर दिया, मतलब फाड़ के देखा पर्दा। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि पर्दा उठाना अलग बात है, पर्दा होना अलग बात है। पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल। व्हाट इज की बात करूं तो व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल का मतलब ये होता है कि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, डिसीजन मेड बाय कंपनीज इज ऑफ कंपनी ओनली। वो ये माना जाएगा कि सिर्फ कंपनी ने डिसीजन लिया, किसी और ने डिसीजन नहीं लिया, मतलब कंपनी का ही डिसीजन माना जाएगा। जब हम ऐसा मानते हैं तो तब हम कहते हैं कि हम कॉर्पोरेट वेल को मान रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम लिफ्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट वेल को, तो उसका मतलब ये होता है कंपनी एंड डायरेक्टर बोथ हैड मेक डिसीजन, दोनों ने मिलके डिसीजन लिया। वो दोनों अलग नहीं है, मतलब पार्टनरशिप जैसा समझ लेते हैं उनको, तो वो फिर एक दूसरे की लाइबिलिटी भी बियर करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट नहीं करते तो सिर्फ किसकी लाइबिलिटी है? कंपनी की, डायरेक्टर्स की नहीं है, शेयर होल्डर्स की नहीं है। ठीक है, जहां पे मैं बोलूं तो यहाँ पे कंपनी और शेयर होल्डर आप एक ही साइड रख सकते हो कि सिर्फ कंपनी और शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है, डायरेक्टर की नहीं है। अब जहां पे मैं बोल दूं मैं कॉर्पोरेट वेल उठाने वाली हूँ, मैं देखने वाली हूँ कि पर्दे के पीछे कौन लोग बैठे हैं जो डिसीजन ले रहे हैं। कह तो रहे हैं कंपनी का डिसीजन, पर लिया तो वो इन्होंने है, इनको भी साथ में लेके इनसे भी पूछते हैं कि डिसीजन कैसे ली, तो उसे कहते हैं कि हम कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करें, उठा के देख रहे हैं कि कौन है पीछे बैठे हुए जो डिसीजन ले रहे हैं। बच्चे मान लो ये है एक कॉर्पोरेट वेल, ये एक पर्दा है, ये पर्दा किन के बीच में है? इस साइड है कंपनी और शेयर होल्डर, मतलब ओनर, इस साइड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, काम करने वाले बंदे जो काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट। ठीक है, वैसे हमने अभी ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि कंपनी अलग सेपरेट होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तभी बीच में पर्दा है, तभी बीच में पर्दा है, तभी कॉर्पोरेट वेल कहा जाता है कि कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी। कंपनी ने कोई डिसीजन लिया तो वो ऐसे माना जाएगा जैसे कंपनी का ही डिसीजन है। मान लो कोई मिस्टर ए है, उससे हमने परचेज करना है, हमारा कोई मतलब कॉटन का काम है, हम टी शर्ट्स बनाते हैं, टी शर्ट्स बनाते हैं। अब टी शर्ट्स जब बनाते हैं तो इस बंदे से हम कॉटन मंगवाते हैं जिससे हम टी शर्ट्स बनाते हैं, हमें धागा चाहिए उससे, तो उससे हम परचेज करना है हमने 1 लाख रुपए का कॉटन। इस पे इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उस पे कंपनी की कॉमन सील लगाई गई है, कंपनी की कॉमन सील लगाई गई, तो ये डिसीजन किसका डिसीजन माना जाएगा? कंपनी का डिसीजन। अब मान लो इसकी पेमेंट नहीं गई, पेमेंट देनी भूल गए, मिस्टर ए को गुस्सा आया, मिस्टर ए गया कोर्ट में, कोर्ट में उसने नाम लिख दिया, कोर्ट ऑर्डर निकलवा दिया, अपने वकील से नोटिस भिजवा दिया कि ये जो कंपनी है इसने मेरे पैसे पे नहीं किए, बहुत टाइम हो गया। तो जैसे वो नोटिस आएगा हमारे नाम पे, अब जाएगा कौन? कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में जाएगा कंपनी का लॉयर। ठीक है, कंपनी का लॉयर साथ में किसको लेके जाएगा? अगर तो वो केस कंपनी पे हुआ है, ठीक है, तो जाना किसको चाहिए? कंपनी को जाना चाहिए। पर कई बार इनको भी बुलाया जाता है, इनको कहते हैं कि आप भी आओ साथ में। ये कहेंगे हम क्यों जाए साथ में, ये फिर सेपरेट एंटिटी किस नाम की हो आप, अगर हमें भी साथ में लेके जाना है।
आप पे केस हुआ ना, आप बुक तो, हम तो काम करने वाले बंदे, केस आप पे हुआ। पार्टनरशिप होती तो मैं कहती पार्टनर भी साथ में जाएंगे, यही था ना पार्टनरशिप का कंसेप्ट कि पार्टनर्स भी साथ में जाते हैं, पर कंपनी में ये काम नहीं होता। कंपनी में कंपनी के नाम का केस मतलब कंपनी के नाम का केस। पर कोर्ट भी बेवकूफ नहीं है, कोर्ट को भी पता लग जाता है। कोर्ट कहता है कि ये जो पैसे देने हैं ये जिम्मेदारी किसकी थी, ये पैसे देने की डायरेक्टर को देने चाहिए थे। तो कहते कंपनी क्यों हम कुछ कहें, डायरेक्टर को भी साथ में लेके आओ। जब वो डायरेक्टर को साथ में बुलाया जाता है, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट पे, कि अब ये पर्दा नहीं है बीच में, अब इस पर्दे को डिलीट करके हम अज्यूम कर रहे हैं कि दीज ऑल आर सेम, दोनों सेम। इसने केस किया चाहे कंपनी के नाम पे, ये माना जाएगा सब पे केस हो, एवरीवन इज लायबल इन दैट केस। अब बात समझ में आई, पर्दा उठाना क्या है, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना क्या है। अब वो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे तो सब पे केस होगा। मान लो कंपनी ने पेमेंट देने को कह दिया था, हमारे एक डायरेक्टर है राम को कहा था 1 लाख रुपए दे दो। अब कंपनी तो जाके बोलेगी सर मैं क्या करूं, मैंने तो रेजोल्यूशन पास कर दिया था, पेमेंट दे दो। शेयर होल्डर्स कहेंगे हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया था, पेमेंट दे दो। ये मिस्टर राम ने पेमेंट नहीं दी, तो वैसे केस हुआ कंपनी पे है। फिर कोर्ट कहेगा बीच में से पर्दा उठाओ, मैं देखता हूँ पीछे मिस्टर राम कौन है। मिस्टर राम को कहा जाएगा आपने पर्सनल फ्रॉड किया, आप भी आओ अब पिक्चर में, आपको भी ये चीज भुगतनी पड़ेगी। तो उसे कहते हैं कि कई केसेस में कोर्ट नेसेसरी समझती है कि उसे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करनी चाहिए, ताकि वो ये समझ पाए ये गलती हुई है तो हुई किससे, कौन सा पर्सन है। क्योंकि अगर जेल भेजना है बच्चे, कंपनी को थोड़ी जेल भेज पाएंगे, पर अगर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो गई ना, यहां से जो डायरेक्टर आएगा ना वो जेल जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा किसी पे ब्लेम लगाना इजी हो जाता है जब बीच में से कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाती है। जब तक वो पड़ता रहता है फिर आप किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते, कंपनी को ही भुगतना पड़ेगा। मान लो पेनल्टी लग गई, कोर्ट ने कह दिया 1 लाख तो देना ही देना है, साथ में 10,000 का फाइन भी दो, कंपनी देगी, क्योंकि कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट नहीं हुई। अगर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो गई है तो कंपनी डिसाइड करेगी, हो सकता है 1 लाख कंपनी दे दे और 10,000 का फाइन मांगे आराम से, कहेंगे तेरी गलती की वजह से 10,000 लगा, दो 10,000 रुपए। तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब एक बार सुन लो, पढ़ लो एक बार, अभी देखना थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मीनिंग क्या है। कॉर्पोरेट वेल का मतलब है इट रेफर्स टू अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस enjoyed by the company which is distinct from people who own and manage it। की कंपनी अलग है और कंपनी के मैनेजर और ओनर अलग है। इट इज एन आर्टिफिशियल कर्टेन, एक तरह का बीच में पर्दा है, क्रिएटेड बाय लॉ, जो लॉ ने क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया, कंपनी की डेफिनेशन में लिख के कि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, तो लॉ ने बीच में एक पर्दा लगा दिया which separates the company from the people who own and manage it, the act of corporate wealth। अब corporate wealth बोल क्यों रहे हो, सुना क्यों रहे हो इतनी बार के, तो उसका ये असर होता है ओनली कंपनी, सिर्फ कंपनी हर चीज के लिए लाइबल है। जो डिफॉल्ट होगा, कुछ भी किया होगा, किसी ने भी किया हो चाहे, कंपनी लाइबल है, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट वेल है, पर्दा है बीच में। तो कंपनी नहीं, जज जो है ना कोर्ट, ऐसे समझो जैसे मैं ये समझाती हूँ आपको, ये थोड़ा सा ना लाइनें जो लिखी गई है ना उसका मीनिंग समझो कि लिखी क्यों गई है, क्योंकि ये लाइनें आपने एज इट इज रटनी है, उल्टा मत लिखना। जैसे ये समझो ये जज बैठा है, ये कंपनी है, कंपनी आई वहां पे कटघरे में, ये ऐसे खड़ी होगी, वहां पे कंपनी खड़ी हो गई, जज को कंपनी दिख रही है, कंपनी के पीछे पीछे वो जो लोग बैठे हैं वो नहीं दिख रहे। कब तक नहीं दिख रहे, जब तक यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल है। जब तक कॉर्पोरेट वेल है तब तक जज को ये नहीं पता लगेगा पीछे वाले इंसान को, मतलब ये नॉर्मल किसी दुनिया को भी नहीं पता होता पीछे वाले इंसान कौन। ठीक है, कॉर्पोरेट वेल होती है, बीच में एक पर्दा होता है। अब जज ने कंपनी की बात सुनी, जज को कंपनी के लॉयर की बात सुन के ऐसा लग रहा है कंपनी की गलती नहीं, किसी एक इंसान की गलती। अब उसको कल्प्रिट साबित करने के लिए फिर लॉयर जज को कहता है सर ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके देखो, पर्दा उठा के देखो, आपको पता लगेगा पीछे कौन कौन बैठा है। मतलब ये लिखने की लैंग्वेज ऐसी है, अब पढ़ के देखना उसे, उससे यही पता चलता है। वो कह रहे हैं कि ओनली कंपनी इज लायबल फॉर एक्ट और डिफॉल्ट ओनली इन द नेम ऑफ कंपनी इवन दो डायरेक्टर और एम्प्लॉइज एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। चाहे डायरेक्टर्स ने क्यों ना काम किया, आगे पर्दा लगा हुआ, सिर्फ कंपनी ही पेशी पे जाएगी, कंपनी ही जज के सामने स्टैंड होगी, कंपनी ही लायबल है।
कभी कभी फिर जज कर देता है लिफ्टिंग। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है? इट मींस लुकिंग बिहाइंड। अब समझ में आ रहा है? बिहाइंड, पीछे देखते हैं वो कंपनी के कि कौन है। दिस रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब कॉर्पोरेट एंटिटी को साइड पे रख के, ये ना सोच के कि कंपनी अलग है, इंस्टेड द रियलिटी बिहाइंड द लीगल फेस, कि इस फेस के पीछे काम करने वाले कौन से लोग हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। मतलब जज कहेगा ये पर्दा हटाओ, मुझे देखना है पीछे कौन कौन बैठा है, मुझे देखना है इसके बिहाइंड कौन काम कर रहा है। तो वेयर द कोर्ट इग्नोर द कंपनी, मतलब वो कंपनी पे ध्यान ना देके कंसर्न देमसेल्व्स डायरेक्टली विद द मेंबर और मैनेजर, वो देखना चाहती है कंपनी है किसकी, कंपनी के पीछे मैनेजर कौन है, काम कौन कर रहा है। द कॉर्पोरेट वेल में बी सेड टू हैव बीन लिफ्टेड। जब भी कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि मैं चाहता हूं, हाँ जी बच्चे, तभी होता है, हमेशा तभी होता है, कोर्ट के केस में ही होता है। तभी जज ये कहता है, जब जज ये कहता है ना मैं देखना चाहता हूँ कंपनी के पीछे कौन काम कर रहा है जिसकी ये गलती है, तो हम कहेंगे जज ने कॉर्पोरेट बेल को लिफ्ट कर दिया, उठा दिया। ओनली इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। अब इसके भी हमेशा नहीं जज ये कह सकता, इसके कुछ केसेस है, सिर्फ इसी केस में कॉर्पोरेट बेल लिफ्ट हो सकती है। आगे हमने वो पढ़ने हैं और वो रटनी है अच्छे से, क्वेश्चन पक्का है, समझ लो। बहुत पसंद है थ्योरी क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, इंस्टीट्यूट को, और एग्जैक्टली ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है। ये केस याद रखने हैं, मतलब क्वेश्चन आएगा इन विच केसेस कॉर्पोरेट वेल्स आर लिफ्टेड, कब उठाई जाती है कॉर्पोरेट वेल, तो वो कुछ केसेस हमने लिख के आने। तो वही बात है, द फॉलोइंग आर द केसेस, नीचे कहते जो केसेस दिए हैं, कंपनी लॉ डिसरिगार्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, मतलब इस चीज को साइड पे रख के कि कंपनी इज अ सेपरेट कंपनी, ठीक है। कंपनी इस चीज को माना जाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलग नहीं। अब केसेस पढ़ते हैं कब कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करता है। द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्सन। ऐसे तो ज्यादातर मैं आपको बताऊं तो जितने भी ये फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, जितने भी मतलब इवन कहते हैं कि माफिया वाले लोग भी जो इलीगल काम करते हैं, वो भी कंपनियों के पीछे छुपते हैं, किसी को पता ना चले कि कंपनी का ओनर कौन है, क्योंकि कंपनी का नाम ही चलता है हर जगह पे, ये पूछा भी नहीं जाता ओनर कौन है। अब बच्चे कंपनी का लॉयर जाता है कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है पलक, चलो। वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जहां पे कोर्ट को ये लग रहा है ये कंपनी देखने में मासूम नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है इसके पीछे वाले बंदे कोई इलीगल काम वाले हैं, इसके पीछे वाले बंदे फ्रॉड कर रहे हैं, इसके पीछे वाले बंदों का दिमाग उल्टा है, कंपनी के पीछे छुप रहे हैं वो गलत काम करके। मतलब जहां पे भी पकड़े जाते हैं कह देते हैं हम तो कंपनी है, हाँ, कंपनी अलग है जी, कंपनी ने किया जो किया, हमने कुछ नहीं किया। तो जज भी तेज है, जज कहता है ये कंपनी खुद क्या करेगी, आप ही कर रहे हो। तो वहां पे वो उन सबको बुलाएगा, उन सबको सजा होगी, फिर जो भी पकड़ा गया कि हाँ ये दोषी है, तो वहां पे उस कॉर्पोरेट वेल को उठा दिया जाता है। जब जज को लगता है कि पीछे करने वाले ये कंपनी को बनाया इलीगल काम के लिए गया, इम्प्रॉपर काम करने के लिए बना गया, क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड करने के लिए, किसी को पेमेंट नहीं देनी, कोई लॉ तोड़ना है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर केस ना हो पाए, तब जज कहेगा कि इतने चालाक मत बनो, मैं आपको भी बुला लूंगा। तो गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होम। बच्चे एक चीज, कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है, सबके नाम याद करने पड़ेंगे, जितने केसेस हैं यू हैव टू रिमेंबर देम, ठीक है। नाम याद रखना है, उसके अंदर ये याद रखना है क्या केस है, और लिख के भी आना है, ठीक है। केस लिख के हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। जैसे गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होम, एक पर्सन का नाम है होम, उसका और गिलफोर्ड मोटर कंपनी का एक केस हुआ था। इन अ फॉर्मर एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी कॉन्बिनेटेड नॉट टू सॉलिसिट इट्स कस्टमर, ही फॉर्म्ड अ कंपनी टू कैरी ऑन हिज बिजनेस एंड इट अंडरटुक द सॉलिसिटेशन। कहते कि एक बंदे को कंपनी कस्टमर के साथ अच्छे से बात ना करने के लिए, कस्टमर के साथ कुछ बुरा करने के लिए, कस्टमर को ठगने के लिए, जैसे ठगना वर्ड यूज करें ये बेसिकली, कि किसी को ठगने के लिए किसी कंपनी ने उस एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया। अब वो एम्प्लॉय की आदत है लोगों को ठगना, लोगों के साथ फ्रॉड करना, तो उसने क्या किया, जाके अपनी कंपनी बना ली, अब उस कंपनी में से लोगों को ठग रहा, मतलब एक ही फॉर्म्ड अ कंपनी, जाके उसने अपनी कंपनी बनाई टू कैरी ऑन हिज बिजनेस, यही काम करने के लिए ठगने वाला। तो अंडरटुक द सॉलिसिटेशन, की जो भी काम है इसका कस्टमर वो मैं लेके आ जाऊंगा, वो कस्टमर मैं अपने पास लेके आ जाऊंगा, मैं पर्सनल काम करना स्टार्ट कर दूंगा उन कस्टमर के साथ।
An injunction was granted against him and the company to restrain them. तो कंपनी के ऊपर केस हुआ था, ठीक है। तो जज ने वहां पे कहा था कि ये काम कंपनी कैसे कर सकती है, ये वो इंसान कर रहा है, उस इंसान को लेके आओ, उसके अगेंस्ट हम केस करेंगे, ठीक है। उसके अगेंस्ट केस होगा, उसको पेश करो, उससे पूछा जाएगा कि तू पहले ये कंपनी से निकल के आया और एक और कंपनी बना ली गलत काम करने के लिए, तो उसे वहीं पे हेल्ड किया जाएगा लायबल, ठीक है। सेकंड केस है फॉर डिटर्मिनिंग रेजिडेंस एंड कैरेक्टर। ये डिसाइड करने के लिए कि अगर ये कंपनी खुद को इंडियन कंपनी कह रही है तो क्या ये इंडियन कंपनी है। मान लो यूएस में कोई कंपनी अपने आप को यूएस की कंपनी बोल रही है, तो क्या वो यूएस की कंपनी है। अब कहते कंपनी, द कोर्ट विल ऑल्सो लुक बिहाइंड द फकेड ऑफ कंपनी, इट्स प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन in order to determine its residence for the purpose of taxation or the character of the company, for example whether it is enemy or not। जैसे हमने वो एलियन एनिमी वाला केस किया था कि किसी एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब इंसान का तो पता लग जाता है कि ये इंडिया का रेजिडेंट है, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, वो अफगानिस्तान का रेजिडेंट है, तो इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान के साथ कोई हमने ट्रेड नहीं करना। अगर डिक्लेयर कर दिया तो फिर क्या करेंगे, वो क्या बन गया हमारे एक तरह से एलियन एनिमी बन गया। अब पाकिस्तान वाले बंदे इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जाके ना यूएस में एक कंपनी खोल ली। अब यूएस की कंपनी को तो इंडिया ने मना नहीं किया काम करने से, कंपनी है किसकी, पाकिस्तान के बंदे की, खोली काम पे यूएस में, यूएस से इंडिया में काम कर रहा है, वहां से माल पाकिस्तान जा रहा है यूएस से। तो कई बार फिर कोर्ट ना अगर उसे थोड़ा सा भी शक हो तो वो देखना चाहती है कि पीछे वाले लोग कहाँ के हैं। ऐसा ना हो कि कंपनी उस देश में बना दी जहां मेरी लड़ाई नहीं है, पर लोग वहां के हैं जिस कंपनी को एनिमी डिक्लेयर किया गया, जिस कंट्री को एनिमी डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो हमेशा फिर तब रेजिडेंटशिप कंपनी की नहीं देखी जाती, उसमें रहने वाले लोगों की रेजिडेंटशिप देखी जाती कि उसके डायरेक्टर्स कहाँ के, उसके शेयर होल्डर कहाँ के, ठीक है। जैसे ये केस हुआ था डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मतलब कॉन्टिनेंटल को बोला जाएगा सी कंपनी और डैमलर को बोला जाएगा डी कंपनी। सी कंपनी वाज फ्लोटेड इन लंदन फॉर मार्केटिंग टायर्स मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी। मतलब जर्मनी में टायर्स मैन्युफैक्चर किए जाते थे, उनकी मार्केटिंग लंदन में कौन करता था, सी कंपनी। The majority of the C's shares were held by the German national residents in German। मतलब ये कंपनी सी काम तो लंदन में कर रही है, पर इसको ओन करते हैं ज्यादातर जर्मनी के लोग, ठीक है। जर्मनी के लोग मतलब यूरोप के लोग ओन करते हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई, सी कंपनी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट डी कंपनी। सी कंपनी ने जाके डी कंपनी पे केस कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ ट्रेड डेट, इसने मेरे पैसे वापस नहीं किए, इसे बोलो मेरे पैसे वापस कर। The D company contended that C company was an alien enemy। अब कोर्ट में जब केस हुआ डी कंपनी ने वहां जाके कह दिया सर ये मेरे से पैसे नहीं ले सकता। अब कोर्ट कहेगा क्यों नहीं ले सकता, कहते सर ये एलियन कंपनी है, ये एलियन एनिमी है हमारा, ये कंपनी जो है ये एलियन एनिमी है, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड और जर्मनी की लड़ाई चल रही थी। अब लंदन इंग्लैंड में है, सी कहाँ पे है, लंदन में है, इंग्लैंड में है, तो डी कंपनी है जर्मनी में, तो सी ने जर्मनी में केस कर दिया डी पे, तो जर्मनी की कोर्ट में डी प्रूव करना चाहता है कि ये कहाँ के है, मतलब लंदन की कोर्ट में ये प्रूव किया जा रहा है कि ये कहाँ के है, जर्मनी के। एंड दैट द पेमेंट ऑफ डेट वुड बी ट्रेडिंग विद द एनिमी, कि सर मैं इसको पैसे इसलिए नहीं बेच रहा, अगर मैंने इसे पैसे बेच दिए तो ये माना जाएगा कि मैंने किसी एनिमी को पैसे बेच दिए। द कोर्ट एग्रीड विद द कंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है, क्योंकि केस लंदन में हुआ, वो कंपनी काम भी लंदन में कर रही थी, पर जब देखा गया तो उसके ओनर कौन थे, जर्मनी के लोग। अब जर्मनी और इंग्लैंड में लड़ाई चली हुई है, लंदन का है इंग्लैंड में, तो उनकी आपस में लड़ाई लगी हुई है, तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि वो पेमेंट इसलिए नहीं दे रही, ठीक है, वो पेमेंट इसलिए नहीं दे रहा लंदन की कंपनी डी कि हाँ आप एलियन एनिमी हो, तो अगर आपको पेमेंट दिया तो मैं लॉ तोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये चीज प्रूफ करने के लिए किसकी रेजिडेंसी देखी जा रही है बच्चे, लोगों की रेजिडेंसी जो जर्मनी के रेजिडेंट है, कंपनी की रेजिडेंसी नहीं। कंपनी की रेजिडेंसी देखें तो वो तो लंदन की है, वो तो केस कर सकती है, पर लोगों की रेजिडेंसी जर्मनी की निकली, इसलिए वो केस नहीं कर पाएंगे, वो एलियन एनिमी साबित हो गए।
केस है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी टू डिवाइड इनकम एंड अवॉइड टैक्स और अवॉइड एनी वेलफेयर लॉस। जैसे मानो मैं आपको बताती हूँ, एक इंडिया में एक SEZ जोन, उसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहां पे फॉर्म हुई कंपनी को, जो इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इस जगह पे होता है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है उसको कम टैक्स देना पड़ता है। लॉ है गवर्नमेंट का कि उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। अब कुछ लोग मान लो काम करें मुंबई में, अब मुंबई में टैक्स ज्यादा लगता है, पर यहाँ जाके और कंपनी खोल लेते हैं, एक डमी कंपनी। वो क्यों खोलते हैं? इसलिए ताकि आधी इनकम, जैसे मान लो 100 करोड़ कमा रहे हैं तो 50 करोड़ यहाँ शो कर देंगे, उसमें मान लो 30% टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, और वही बाकी 50 करोड़ यहाँ शो कर देंगे, कह देंगे यहाँ से सेल की है, और यहाँ पे मान लो 12% टैक्स पड़ता है। तो ये तो बहुत कम टैक्स कर लिया उन्होंने अपना। कैसे किया? फ्रॉड से। या तो एक्चुअल में अगर यहाँ कंपनी है, यहीं से काम हो रहा है, फिर अलग बात है। अगर एम एक डमी कंपनी खोल दी सिर्फ इसलिए कि यहाँ इनकम शो ना करके यहाँ इनकम शो की जाए, तो उसे फिर कोर्ट कहता है कि मुझे देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का ओनर है कौन। अगर इस कंपनी का ओनर और इस कंपनी का ओनर सेम निकला, फिर कोर्ट देखेगा कि वो इनकम इसी की है या इसकी है, ठीक है। जितनी इनकम यहाँ दिखाई गई वो जेन्युइनली इनकम है किसकी। अगर वो इनकम इसकी निकली तो बस फिर ये कंपनी फंसेगी, इसी कंपनी को दोषी माना जाएगा। और ये कैसे डिसाइड होगा बच्चे? एक सर डेनशॉय मैकेंजी का केस है। डी वॉज अ रिच मैन हैविंग डिवाइडेड एन इंटरेस्ट इनकम। मिस्टर डी था, मिस्टर डी को बहुत सारी इनकम होती थी, कुछ उसे बैंकों से ब्याज आ रहा है, कुछ उसने की कई कंपनियों में पैसे लगाए हैं, वहां से उसे पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि वो वहां से कमाई कर रहा था, बहुत ज्यादा उसको पैसे आ रहे। ही वांट ना, फॉर दिस पर्पस ही फॉर्म्ड 4 प्राइवेट कंपनी, 1 कंपनी 2 कंपनी 3 कंपनी 4। जैसे मान लो 10 लाख की इनकम हुई उसे, और सरकार कहती है कि 2.5 लाख की इनकम तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, नो टैक्स, 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लूंगी, ठीक है। तो वो उसे 2.5 में बांट दो, इन 4 कंपनियों की रिटर्न भर दो, शो कर दो कि ये इसकी इनकम है, ये इसकी इनकम है, ये इसकी इनकम है, ये इसकी इनकम है। तो फिर आपको 10 लाख पे टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं, टैक्स बच गया। वही अगर आप अपनी रिटर्न भरोगे आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। विच ही वाज अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर। अब कैसे पता लगेगा कि उसने ये काम किया? तो ये साबित करने के लिए पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, अब ये पैसे जब वो यहाँ ट्रांसफर करेगा, इस कंपनी का 90% शेयर देखना पक्का उसके पास होगा। तो कोर्ट को दूर से देख के समझ आ जाएगा ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। मेजॉरिटी वैसे कहा जाता है 50% से ऊपर। अगर ये साबित हो गया वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, द कंपनी इज मेड इन्वेस्टमेंट, और कंपनी ने उसके पैसे जहां पे इन्वेस्ट किए थे उस पैसे पे उनको इंटरेस्ट और उनको डिविडेंड मिल रहा था, तो वो ऐसा माना जाएगा कि डी को ही मिल रहा है, ठीक है। डी अप्लाई टू द कंपनीज फॉर लोन। जो पैसा, अभी इसे समझो, ये इनकम ये अपनी इनकम से इनकी इनकम बनाएगा कैसे? ये क्या करेगा? इन सबका शेयर होल्डर है ये इनको लोन दे देगा। ये कहेगा ये लो लोन, ये लो लोन, ये लो लोन, लोन ले लो मेरे से, मेरे पैसे लोन ले लो। तो इसकी तो वो लाइबिलिटी है, इसकी तो वो लाइबिलिटी है, इसकी इनकम में वो कहीं आनी नहीं। अब इसने जब इसे लोन दिया, वो पैसा उठा के इस कंपनी ने कहीं और इन्वेस्ट किया, वहां से ब्याज आ रहा है, वहां पे डिविडेंड आ रहा है। जैसे मान लो एफडी की है, एफडी अगर ये अपने नाम पे करेगा तो इंटरेस्ट इसके नाम पे आएगा। वही पैसे इसने दे दिए कंपनी को कि ये लो पैसे, इसकी एफडी अपने नाम पे करा लो। उसने अपने नाम पे कराया, इंटरेस्ट कंपनी के नाम पे आएगा। तो डी के दिए हुए पैसे उस कंपनी ने एज अ लोन यूज किए, विच वर इमीडिएटली ग्रांटेड, ही नेवर रीपेड। जो उसे दिया है कंपनी ने कभी उसे वो पैसे वापस भी नहीं किए, क्योंकि वापस करेंगे तो इनकम मानी जाएगी। इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि उसने उसे वापस ही नहीं किए। इन अ लीगल प्रोसीडिंग द कॉर्पोरेट वेल ऑफ ऑल द कंपनीज वर लिफ्टेड। फिर सारी कंपनीज को लाइन में खड़ा करके उनकी वेल उठा के देखा पीछे ओनर कौन है। अब वेल उठा के देखा तो पीछे ओनर सबका डी निकला, सबका ओनर डी है, एंड द इनकम ऑफ द कंपनी। फिर कोर्ट ने कहा ये इनकम इनकी नहीं है, इन सब इनकम्स को उठाओ, इसकी रिटर्न में डालो, इसको बोलो टैक्स दे। तो उस सारी इनकम को किसकी इनकम माना गया? डी की इनकम माना गया, ठीक है। ऐसे एक और केस है, ये तो हो गया इंडिविजुअल केस, एक कंपनी का केस है, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडिया लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड
रबर इंडिया लिमिटेड, मतलब एक वर्कमैन और एक कंपनी के बीच का केस। ए सब्सिडरी कंपनी वाज फॉर्म्ड होली बाय द होल्डिंग कंपनी, की एक होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी with no assets of its own except those transferred to it by holding company। ये जो सब्सिडरी कंपनी है इसका अपना कुछ नहीं है, इसने खुद पैसे कमा के कुछ नहीं बनाया, जो भी इसे दिया है ना होल्डिंग कंपनी ने दिया। मतलब इसके पास एक गाड़ी पड़ी है वो भी होल्डिंग कंपनी ने दी है, बिल्डिंग है एक वो भी होल्डिंग कंपनी ने दी है, एक एफडी है वो भी होल्डिंग कंपनी ने दी है। मतलब इसने खुद कुछ नहीं कमाया, सब इसे होल्डिंग कंपनी ने दिया विद नो बिजनेस और इनकम ऑफ इट्स ओन। और ये कोई काम भी नहीं कर रही है सब्सिडरी कंपनी एक्सेप्ट रिसीविंग डिविडेंड, बस जो पैसे आए हैं उसे जहां पे लगाया वहां से कमाई आ रही है, उसे कुछ और कोई काम नहीं करे, ठीक है। जो भी पैसे उसे होल्डिंग कंपनी ने दिए। कोर्ट हेल्ड दैट न्यू कंपनी वाज फॉर्म्ड सो एज टू डिवाइस टू रिड्यूस द प्रॉफिट, कि ये इसलिए बनाई गई है कि आधे पैसे उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो इसीलिए इसे माना ताकि मुझे अपने वर्कमैन्स को बोनस ना देना पड़े। क्यों ऐसा करिए, वर्कमैन्स को बोनस देना पड़ता है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, कि आपने कितनी सेल की उस हिसाब से आप अपने वर्कर्स को बोनस देते हो। होल्डिंग कंपनी अपने वर्कर्स को बोनस देना नहीं चाहती थी, तो उसने अपने पास शो ही नहीं किया कि मैंने इतनी सेल की है, वो सारी पैसे उधर ट्रांसफर कर दिए। अब वही वर्कर्स ने जाके केस कर दिया कि सर ये हमें ना देना पड़े बोनस, इसके लिए ये काम कर रहा है। तो फिर कोर्ट ने सब्सिडरी कंपनी की वेल उठा के देखी, कॉर्पोरेट वेल उठा के देखी, और पता लगा होल्डिंग कंपनी ही सारा पैसा होल्ड करती है, सब्सिडरी कंपनी का खुद का कुछ भी नहीं है। तो ये हेल्ड किया गया कि कंपनी को अपने वर्कर्स को बोनस देना पड़ेगा, वो पैसे सारे वो अपने नाम पे शो करेंगे। Their companies from other company as their subsidiary to act as their agent। मतलब कंपनी ने क्या बना ली, दूसरी कंपनी बना ली, वो उसकी सब्सिडरी है, ठीक है, और वो उसके बिहाफ पे काम करती है। मतलब सब्सिडरी अगर कोई काम करती है तो सब काम होल्डिंग के हुक्म से करती है, होल्डिंग जो कहती है वही सब्सिडरी करती है। अब मान लो सब्सिडरी पे किसी ने केस कर दिया तो सब्सिडरी फंसेगी, अगर कंपनी की डेफिनेशन देखें तो। फिर कोर्ट कई बार वेल उठा के देखता है कि सब्सिडरी की होल्डिंग कौन है। हम देखें तो सही सब्सिडरी को हुक्म कौन दे रहा है, सब्सिडरी किसकी बात सुन के ये गलतियां कर रही है। तो कई बार फिर वेल उठा के उसकी होल्डिंग कंपनी को बुलाया जाता है कि आप आओ, आपसे पूछते हैं कि आपने ये वाला ऑर्डर इन्हें कैसे दिया। तो एक केस हुआ था मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, मतलब एक कमीशन था, मतलब एक कोई अथॉरिटी थी उसका और एक कंपनी का केस। ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर इट्स व्हीकल, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने लाइसेंस लेना था व्हीकल्स का, कि कई व्हीकल्स विद लाइसेंस ही चलाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं वो होती है जेसीबी, होती है जेसीबी, हर कोई नहीं रख सकता। आपका मन है जेसीबी रखने का, वो मिलेगी नहीं बिना लाइसेंस के, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि आपको क्यों चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, तभी वो व्हीकल आप खरीद सकते हो। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मान लो किसी जेसीबी के लिए अप्लाई किया है उसका लाइसेंस लेने के लिए, बट कुड नॉट डू सो इफ अप्लाइड इन इट्स ओन नेम। अब उसका नाम बदनाम है, वो जो ऑफिसर है ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन का, वो उसके नाम देख के कह देता मैंने नहीं देना इसको लाइसेंस, ठीक है, मतलब उसके नाम पे लाइसेंस वो दे ही नहीं रहा। तो इसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कोई और कंपनी बना ली, क्या मेरा नाम तो इसे पता है मेरा नाम क्या है, उसका नाम थोड़ी इसे पता है, उसके नाम पे एप्लीकेशन डाल दी फॉर लाइसेंस वाज मेड इन द नेम ऑफ सब्सिडरी, ठीक है। तो लाइसेंस किसके नाम पे बना लिए, किसी और के नाम पे बनवा लिए। The vehicle were to be transferred to the subsidiary company held. The parent and subsidiary were one commercial unit and application of license was rejected। अब वो भी तेज है, उसने ये नहीं देखा कि ये कोई नया नाम है, उसने ये देखा इसका ओनर कौन है। फिर उसने देखा अच्छा ओनर सेम है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, उसने उसका लाइसेंस भी रिजेक्ट कर दिया, कहता मैं नहीं दे रहा लाइसेंस। सारे केस बच्चे वो केस है जहां पे कंपनी को ना देख के ये देखा जाता है कि वो कंपनी है किसकी, चला कौन रहा है उस कंपनी को, कि ये कंपनी की लीगल एंटिटी के कंसेप्ट का नजायज फायदा तो नहीं उठा रहे, ठीक है। तो ये 4 केस है बच्चे, चारों के चारों केस विद केस के नाम से लिख के आने हैं, तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। केस का नाम रट लेना कि क्या केस का नाम है। एक बार दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है। लिफ्टिंग वेल में पहले कॉर्पोरेट वेल की डेफिनेशन की कंपनी अलग है लोग अलग है, कंपनी पे केस हुआ तो कंपनी पे केस हुआ। फिर कई बार कोर्ट ये चीज को बदल देती है, वेल को लिफ्ट कह देती है, तो कहती है कि सिर्फ कंपनी पे केस नहीं हुआ, कौन है पीछे गलती वाला बंदा उसको ढूंढने की कोशिश करती है।
तो वो बीच का पर्दा उठा देती। कब उठाएगी? पहला, जब उसे ऐसा लगता है कि ये कंपनी बनाई गई है फ्रॉड करने के लिए, तो कौन फ्रॉड करना चाहता है उसको पकड़ेगी। जहां उसे लगता है कि ये कंपनी बनी तो कहीं और है, पर इसका चलाने वाले बंदे कहीं और के हैं जो हमारे एनिमी है, तो वो चीज ढूंढने की कोशिश की जाएगी। या कंपनी को बनाया इसी पर्पस के लिए गया है कि अपनी इनकम उसके नाम पे ट्रांसफर की जा सके, टैक्स ना देना पड़े या कोई लॉ ना फॉलो करना पड़े, ठीक है। तो उसमें कोर्ट लिफ्ट करती है बेल, या फिर जहां पे ये लगे कि ये सब्सिडरी कंपनी पूरी होल्डिंग कंपनी के द्वारा ही चलाई जा रही है और उसी का काम कर रही है, तब ये चीज हेल्ड की जाती है, ठीक है बच्चे। बस यही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था इस चैप्टर का। आगे जो टॉपिक है इट्स जस्ट टेक्निकल टाइप की डेफिनेशंस, टाइप ऑफ कंपनी, इस कंपनी को क्या कहते हैं, ये कंपनी को क्या कहते हैं, जस्ट डेफिनेशंस रही हैं ज्यादा से ज्यादा। फिर एक टॉपिक है बच्चे कंपनी बनती कैसे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। ये 2 टॉपिक रह गए, फिर बस खत्म हो जाएगा चैप्टर।